हेलो 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 माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर बेटा। और आ गया है हमारा जो जिस टाइम का सबको वेट था। मतलब दिस इज समथिंग जो हर एक स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैम हमें ना कॉन्सेप्ट चार्ट चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट चार्ट क्या है? देखो बेटा, आप लोगों की एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि हमने पढ़ाई कर ली है, हमने चैप्टर कर लिया है, लेकिन मैम चीजें ऐसा लगता है कुछ टाइम के बाद में हम भूल जाते हैं। मतलब हमें ना रिवीजन करना है, और रिवीजन भी अब समझ में नहीं आ रहा कि खुद से कैसे माइंड मैप्स बनाए, खुद से कैसे पूरे चैप्टर को एक क्विक रिवीजन दे। राइट? यस। तो मेरे बच्चे, आपके ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए एसी मैम इज हियर। अब मैं आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट चार्ट लाऊंगी। अब ये कॉन्सेप्ट चार्ट क्या है? सो बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने हर एक चैप्टर को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पॉइंट्स बना लिए। तुम्हें पता है ना, जब भी तुम कभी किसी चीज को पढ़ते हो तो जब तुम्हें बुलेट पॉइंट्स मिलते हैं तो तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो। राइट? यस। तो वो बुलेट पॉइंट्स जो हैं वही आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू डिवाइड द कंप्लीट चैप्टर इनटू वेरी इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स। और बुलेट पॉइंट्स पढ़ना और रिवाइज करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो मैंने ये तरीका सोचा है ताकि तुम लोगों का पूरा चैप्टर जो हो वो रिवीजन हो, रिवाइज हो जल्दी से जल्दी। ठीक है? इसके अलावा आपको फ्यूचर में माइंड मैप्स भी मिलेंगे, बट कॉन्सेप्ट चार्ट जो है वो माइंड मैप से थोड़ा ज्यादा अलग है, क्योंकि कॉन्सेप्ट चार्ट में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स का क्विक रिवीजन। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के साथ, विच इज योर मोल कॉन्सेप्ट, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आप मोल कॉन्सेप्ट बोल दो, चाहे आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बोल दो, मैं सारी चीजें जितने भी इसके अंदर टॉपिक्स है सब करवाऊंगी। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए जी। तो समय की बर्बादी ना करते हुए शुरू करते हैं हम कॉन्सेप्ट चार्ट ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसको हमने मेजरली, मैं तुम्हें ये भी बता देती हूँ कि मैंने इसको कितने पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया है। आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 28 बुलेट पॉइंट। मतलब इसको हमने 28 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर डिवाइड कर लिया ताकि तुम्हें इसका बेस्ट बेनिफिट मिल सके। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स योर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। है ना? मैंने हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को भी कवर किया है ताकि कंफ्यूज ना रहे। तो अब आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। जब भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट, तो हम उसको मेजरली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है? हो सकता है कि वो सॉलिड हो सकता है कि वो लिक्विड हो, और हो सकता है कि वो अपनी गैसियस स्टेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जैसे अब अगर आप अपने अराउंड देखेंगे हर जगह पे, तो सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है, लिक्विड भी होता है। लेकिन कोई चीज तो सॉलिड, जैसे पानी तो लिक्विड है, लेकिन ये पेन जो है वो सॉलिड है, और हवा जो है वो गैस है। तो एक ही टेम्परेचर, एक ही कंडीशन के ऊपर ऐसा कैसे होता है? क्योंकि बेटा हर एक फिजिकल स्टेट के अंदर ना दो मेजर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दो मेजर फोर्सेस होती है। अब इन दोनों फोर्सेस में से कभी कोई ज्यादा डोमिनेट करती है, कभी कम डोमिनेट करती है कोई, और उसी के बेसिस पे उसकी स्टेट जो होती है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट के अंदर जो दो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कौन सी? एक होती है आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक होती है आपकी थर्मल एनर्जी। क्या कहलाती है? थर्मल। ठीक है? सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज्यादा होती है देन थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी मतलब तुम थर्मल वर्ड से समझ जाओ, टेम्परेचर से रिलेटेड। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, वैसे वैसे पार्टिकल्स किधर होते हैं? रैंडमली मूव करने लगते हैं, दूर दूर भागने लगते हैं। अब तो इमेजिन करो, एक कमरे के अंदर अगर तुमने टेम्परेचर गर्म कर दिया तो वो दूर दूर भागेंगे ना। तो थर्मल एनर्जी। ठीक है? तो थर्मल एनर्जी जो होती है वो पार्टिकल्स को दूर लेके जाती है। लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे तो पार्टिकल्स पास आते हैं। तो सॉलिड के अंदर होती दोनों ही है, ऐसा नहीं होता कि कोई एक नहीं होगी, दोनों ही होंगी, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी थर्मल एनर्जी। वहीं पे अगर मैं लिक्विड की बात करती हूँ, तो लिक्विड स्टेट के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही ज्यादा होती है, लेकिन वो बस थोड़ी सी ज्यादा होती है। मतलब क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, पर फिर भी उनके बीच में अच्छी खासी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो कम होती है, और थर्मल एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पर थर्मल एनर्जी डोमिनेट।
वजह से पार्टिकल्स जो है वो बहुत दूर दूर एक दूसरे से रहते हैं। तो आई होप ये जो पॉइंट है इसके अंदर मैंने मेजरली सारी टॉपिक्स जो है वो आपके क्लियर कर दिए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन। सेकंड टॉपिक, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप मैटर को क्लासिफाई कर सकते हो बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करते हैं ऑन द बेसिस बल्क प्रॉपर्टी, मतलब जो मेजर प्रॉपर्टी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क प्रॉपर्टी, जो मेजर प्रॉपर्टी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, या तो वो एक मिक्सचर हो सकता है, या तो वो एक मिक्सचर हो सकता है, या फिर वो एक प्योर सब्सटेंस, ठीक है। या तो वो एक मिक्सचर हो सकता है या फिर वो एक प्योर सब्सटेंस हो सकता है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में फर्क क्या होता है? मिक्सचर का मतलब होता है कि आपने दो या तीन चीजों को मिलाकर कुछ बना दिया। अब जो तुम दो या तीन चीजें डाल रहे हो उन्हें हम कंपोनेंट्स कहते हैं। अब वो कंपोनेंट्स जो होते हैं उनकी अमाउंट फिक्स नहीं होती, वो चेंज हो सकती है, कुछ भी अमाउंट हो सकती है, ठीक है। मतलब जैसे हम एग्जाम्पल दें चाय का, अगर हम चाय बनाते हैं तो चाय में अलग अलग लोग अलग अलग अमाउंट ऑफ चीनी, दूध, पानी, चाय पत्ती डालते हैं, हर किसी के टेस्ट के हिसाब से बनती तो चाय ही है। तो चाय इज अ मिक्सचर जिसके अंदर कंपोनेंट्स की अमाउंट फिक्स नहीं। लेकिन अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस के अंदर हमेशा जो होती है वो अमाउंट फिक्स होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने मान लो वाटर बनाना है, वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, वाटर के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन वो 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो, तो वो क्या होगा, एक प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो एग्जाम्पल H2 जिसके अंदर अमाउंट फिक्स है, अगर तुमने अमाउंट को चेंज कर दिया तो फिर वो वाटर नहीं रहेगा, फिर वो कुछ और बन जाएगा। अब मान लो तुमने 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में 32 ग्राम ऑक्सीजन डाल दिया तो फिर वो अलग सब्सटेंस बन जाएगा, वो H2O2 बन, ठीक है। तो इस तरीके से हम मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंस के बीच डिफरेंस कर सकते हैं। ओके मैम, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट मिक्सचर। जो मिक्सचर होता है उसको हम दो अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। हम कहते हैं मिक्सचर जो होता है वो या तो होमोजेनस हो सकता है, या तो वो होमोजेनस मिक्सचर हो सकता है, या फिर वो हेट्रोजेनस मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं उसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो एलिमेंट हो सकता है या फिर वो कंपाउंड हो सकता है। तो चलो अब इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। अगर हम बोले लेट्स टॉक अबाउट होमोजेनस मिक्सचर, अगर कभी भी आप होमोजेनस मिक्सचर, तो होमोजेनस मिक्सचर का मतलब है कि आप सेम बेसिकली आपने एक बार सब चीजें मिक्स कर दी, उसके बाद में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी। वर्ड समझो, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अब इसका क्या मतलब है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है मान लो तुमने एक बार चाय बना ली, जितना भी अमाउंट डालना था चाय का, दूध का, पानी का, जितना भी डालना था सब डाल दिया। एक बार जब चाय बन जाएगी फिर तुम कप में से किसी भी साइड से कितना भी चाय का एक चम्मच से चाय निकालो, उसका टेस्ट सेम आएगा। यानी कि एक बार जब मिक्सचर बन गया तो उसकी कॉम्पोजिशन एकदम फिक्स हो जाए, ठीक है। हाँ, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है। यस, तो अगेन मैम हम इसमें भी एग्जाम्पल चाय का बोल सकते हैं कि चाय जो है, या फिर तुम्हें थोड़ा अच्छा फैंसी एग्जाम्पल लेना है तो शुगर सोल्यूशन। एक बार तुमने पानी में चीनी मिक्स कर दी, फिर ऐसा नहीं होता कि एक कोने से तो ज्यादा मीठा आ रहा है, एक कोने से कम मीठा, नहीं, पूरा सेम टेस्ट आता है, तो हम बोल देते हैं शुगर सोल्यूशन। वहीं पर जब हम हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं तो हेट्रोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर तुमने अलग अलग कंपोनेंट्स की अलग अलग अमाउंट डाल दी, लेकिन जब तुमने उसको एक बार तुम्हारा मिक्सचर बन गया, अब तुम एक कोने से देखो तो कोई एक कंपोनेंट ज्यादा दिख रहा है, दूसरा कम दिख रहा है, फिर तुम कहीं और से देखो तो एक कंपोनेंट की अमाउंट कम और दूसरे मतलब अलग अलग कंपोनेंट। इसका मतलब है यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ हम लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है। ओके मैम, इसका भी आप हमें एग्जांपल दे दो। जैसे कि तुमने चीनी को और मिट्टी को मिक्स करा,
अगर तुम चीनी और मिट्टी को मिक्स करोगे, कहीं मिट्टी ज्यादा होगी, कहीं चीनी ज्यादा होगी, दैट इज हाउ यू कैन से दैट शुगर प्लस सैंड। कुछ भी और मिक्स कर सकते हो, मैंने रैंडम एक, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिमेंट, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं एक एलिमेंट की बात करूं, एक बात तो फिक्स है कि भाई इनकी अमाउंट फिक्स होगी, मतलब अगर मुझे ऑक्सीजन गैस बनानी है तो ऑक्सीजन गैस में मेरे को 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा, दूसरी 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ तभी मुझे O2 मिलेगी, मतलब अमाउंट फिक्स होगी। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो होता है जिसके अंदर एक ही एटम बार बार रिपीट हो रहा हो, मतलब अलग अलग एटम से मिलकर नहीं बनता, वो सिर्फ एक एलिमेंट, एक एटम से मिलकर बनता है। क्या ये बात समझ में आई? मैम नहीं समझ में। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे मैंने बोला सोडियम, अगर सोडियम है तो सोडियम 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 प्योर सब्सटेंस है, सोडियम एक यूज हो रहा है, सोडियम सोडियम सोडियम, ठीक है, दैट इज एन एलिमेंट। और एग्जांपल दो, लेट्स से मैंने बोला O2, मैम O2 भी एक एलिमेंट है। हाँ, O2 एक एलिमेंट है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ही टाइप ऑफ, तो जो आपका एलिमेंट होता है इट इज फॉर्म्ड बाय वन टाइप ऑफ एलिमेंट। अमाउंट फिक्स है लेकिन एलिमेंट एटम जो है वो एक ही यूज हो रहा है, तो एक टाइप ऑफ एटम से ही रिपीट होके बनता है। एग्जाम्पल आपके पास में हाइड्रोजन, सोडियम, तुम्हें जो एग्जाम्पल देना है तुम वो एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैम O2 भी हो सकता है, H2 भी हो सकता है, O3 भी हो सकता है, जब तक एक एटम रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, हम बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया एलिमेंट। कंपाउंड क्या होता है? फिर से बेटा अमाउंट तो फिक्स है, लेकिन ये दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम से मिलता है, एक से नहीं बनता, ठीक है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ, इसका एग्जाम्पल CO2 कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। के अलावा मैम आप बोल सकते हो SO2, आप बोल सकते हो N2O, मतलब कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल कंपाउंड जो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बनेगा, वो आपका कंपाउंड होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। कैन आई हैव सम वाटर एंड देन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू, आ गया समझ? देखो इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बोल रही हूँ इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, तो आपको इसका ध्यान रखना है। यूनिट सिस्टम क्या कहता है? फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट और सिंबल, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे कि लेंथ, लेंथ को हम ये SI यूनिट्स दी मैम, लेकिन हम लेंथ से में पढ़ा, इट्स फाइन, ये SI यूनिट सिस्टम, ठीक है। लेंथ के लिए हम यूनिट यूज करते हैं मीटर, मास के लिए हम यूज करते हैं kg, टाइम के लिए हम यूज करते हैं सेकेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, सप्लीमेंट्री में प्लेन एंगल रेडियन, और ये आपका सॉलिड एंगल भी आपको मैंने दिया हुआ है। मैंने टिक कुछ ही करे हैं, देखो मैंने ये वाला टिक नहीं, मैंने टिक सिर्फ 1 2 3 4 5 और 6 करे हैं, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री में हमें सिर्फ यही 5 चाहिए, यही 6 चाहिए, 3 3 6, इसके अलावा हमें नहीं चाहिए। तो यू कैन डेफिनेटली जस्ट गो, ठीक है। तुम्हें इनकी SI यूनिट सिस्टम याद होनी चाहिए। इसके आगे चलते हैं। अगेन अब यूनिट कन्वर्जन्स तुम्हें करना आना चाहिए, तो यूनिट कन्वर्जन्स में अगर देखोगे तो बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन्स, बट मैं तुम्हारे लिए टिक कर देती हूँ जो हमारे लिए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तुम्हें वो रिलेशन याद होने चाहिए। जैसे हमारे को टेरा हो सकता है तुमसे पूछ ले, गीगा हो सकता है तुमसे पूछ ले, मेगा, किलो, डेका भी पूछ सकते हैं, ठीक है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, नैना नहीं होता, होता है तो करेक्ट कर लेना, इट नैनो, इज नैनो, ठीक है। पीको, फेम्टो, ठीक है। इसके अलावा एक एंगस्ट्रॉन्ग होता है, 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल 10 रेज़ टू द पावर माइनस, ठीक है। तो ये आपको सारे के सारे याद करने हैं जो जो मैंने टिक करे,
इनके रिलेटेड मैंने इसी चैनल के ऊपर यूनिट कन्वर्जन का पूरा एक लेक्चर लिया है। यूनिट कन्वर्जन, बेटा अगर आप में से किसी ने यूनिट कन्वर्जन्स नहीं किए तो आप YT पे मेरा इसी चैनल पे सर्च कर सकते हो, नहीं तो तुम सीधा लिखोगे ना सी दिस लेक्चर, ये लेक्चर जरूर देख लेना अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन्स सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में भी, बायो में भी, अगर बाय चांस बायो में न्यूमेरिकल आता है कोई तो बेटा हर जगह पे यूनिट कर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, नॉट, ठीक है, तो आपको ये कर लेना है, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम, फिफ्थ पॉइंट पे आगे हैं, विच इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लॉज थे, मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि जो ये लॉज थे ना, ये उस टाइम आए थे जब आपको मुझे मतलब हमें ना केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता ही नहीं होती थी। मतलब अभी तो तुम ये सुनोगे तो तुम्हें बहुत बेसिक लगेंगी, लेकिन एक्चुअल में ये बेसिक नहीं थी, मतलब बहुत ही हाई लेवल चीज उस टाइम पे, मतलब आज से कितने साल पुरानी ये चीजें हैं। तो देखो जैसे 74, तो मतलब कितना पुराना टाइम है जब तक साइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, तब ये लॉज दिए गए थे। तो दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केमिस्ट्री, ठीक है। पहला है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आप सभी दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि टोटल मास बिफोर द रिएक्शन, टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन ऑब्जर्व्ड रहे। तो इसने ये बोला कि मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन से बी, तो वो बोलता, या फिर मान लो ऐसे सी भी बना दिया, ठीक है, तो वो बोलता कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है, मतलब कि जो तुम्हारा ए है उसका टोटल मास विल बी इक्वल टू मास ऑफ बी प्लस मास। मास को आप ऐसे खत्म नहीं कर सकते, टोटल मास बिफोर द रिएक्शन विल बी इक्वल टू टोटल रिएक्शन। तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए लिखूंगी, टोटल मास रिएक्टेंट्स का इज इक्वल टू टोटल मास प्रोडक्ट्स। टोटल मास रिएक्टेंट्स का जो होता है वो टोटल मास प्रोडक्ट्स के इक्वल होता, ठीक है, ओके। ये था फर्स्ट लॉ व्हिच वाज इजी, इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसान आते हैं तो तुम बहुत आराम से कर सकते हो। सेकेंड लॉ, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट, इसके कहने का मतलब है कि मान लो तुमने कोई भी कंपाउंड लिया, जैसे हम पानी की बात करते हैं, तुम वाटर लाए, ठीक है, तुमने वाटर एक बच्चा, सबको बोला टीचर ने कि पानी लेके आना, सब बच्चे पानी लेके आए, एक बच्चा पानी लेके आया टैप वाटर, एक लाया ओशन से उठा लाया, एक वेल से उठा लाया, एक कहता कि मैम ने मंगाया है, क्या पता पीने के लिए मंगाया हो, तो RO से लाया, तो सब पानी लाए, ठीक है, सब वाटर लाए और अलग अलग ओरिजिन से लाए। लेकिन जब मैंने उसको चेक किया तो सभी जगहों पे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, कहां से वो पानी आया है, पानी का फॉर्मूला हमेशा 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन। ऐसा नहीं था कि मैंने उसको अगर लैब में बनाया है तो उसका अमाउंट अलग हो गया होगा, या अगर कोई RO से लाया है तो उसका अमाउंट, नहीं, सब में पानी सेम, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट। ये कहता है कि आप किसी भी कंपाउंड को इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन, उसका जो रेशियो होता है, उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो फिक्स होती है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, दैट कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड irrespective of its origin। उसके ओरिजिन से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, आप चाहे हवा में से ले आओ, आप चाहे लैब में बना लो, आप चाहे कहीं से भी ले आओ, CO2 विल बी CO2, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गलत लिखा, नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के कहने का मतलब है कि मान लो तुमने 2 एटम्स लिए, 2 कोई भी एलिमेंट्स लिए, ठीक है, और तुमने उन 2 एलिमेंट्स के 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए, ठीक है।
तो मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, तो मैंने इनके 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड्स बनाए। एक तो मैम इसका H2O बनता है, एक आपने ले लिया H2, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन, ठीक है। अगर आप इस वाले कंपाउंड में देखोगे तो 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन। तो ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जब 2 एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, तो आप उनमें से किसी एक के मास को फिक्स कर, किसी भी एक के मास को फिक्स कर सकते हो। अगर मैं इन दोनों के मास में देखूं तो मेरे लिए हाइड्रोजन का मास पहले से फिक्स है, तो मेरे को यूनिटरी मेथड लगाना नहीं पड़ेगा। आई विल से कि ठीक है, मैंने ना इसको फिक्स कर दिया, ये फिक्स है, मैंने इसको भी फिक्स कर दिया, ये फिक्स है। तो जब आप किसी एक के मास को दोनों कंपाउंड्स में फिक्स करोगे, जो दूसरा एलिमेंट है दोनों कंपाउंड्स में, उसके मास का रेशियो ना कोई होल नंबर आएगा। इसका मतलब है यहां से जो मैंने ऑक्सीजन 1 लिया और यहां से जो मैंने ऑक्सीजन 2 लिया, इसका मास था और इसका रेशियो आया 1 रेशियो। ये कहता कि अगर आपने 2 एलिमेंट्स लिए हैं और उन 2 एलिमेंट से 2 या 2 से कंपाउंड बन रहे हैं और आप किसी एक के मास को फिक्स कर देते हो, तो दूसरे एलिमेंट का कोई होल नंबर होगा, ऐसे पॉइंटों में नहीं होगा, जैसे 0.2 0.3 ऐसा नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी अ होल नंबर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है मैम, ये तो समझ में आ गया। पर इसकी कुछ कंडीशन भी तो होगी, तो इसकी ना कुछ कंडीशन होती है, मैं तुम्हें बताती हूँ कंडीशंस क्या। ये लॉ सिर्फ तब हो सकता है जब आपके पास में ओनली 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स आ गए तो ये लॉ फुलफिल नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे, 2 एलिमेंट्स। सिर्फ 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, जो 2 एलिमेंट्स है उनको कम से कम 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड बनाने पड़े, शुड फॉर्म 2 और मोर देन 2 डिफरेंट। अगर ये 2 कंडीशंस फुल हो रही हैं, फिर सिर्फ तभी वो लॉ ऑफ मल्टीपल फॉलो करे, वरना वो लॉ ऑफ मल्टीपल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद में आता है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ तो आपको, मुझे, हम सबको आता है, ठीक है। एवोगाड्रोस लॉ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एवोगाड्रोस लॉ तो इनफैक्ट मोल कॉन्सेप्ट पूरा हम इसी में ही पढ़े, ठीक है। तो एवोगाड्रोस लॉ के लिए हमें मोल कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आपको सारी चीजें, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं 6th पॉइंट के। 6th पॉइंट क्या कहता है? कहता है मोल इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। अब ना मोल का मतलब क्या होता है पहले तो तुम्हें ये पता हो बेटा। जैसे हर एक चीज को ना फिक्स करना होता है। अब हमें हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो उन सारी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को समझने के लिए हमें बड़ी मेहनत लगेगी, है ना। तो उन सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। हमने एक फिक्स नंबर कर दिया, इज 1 मोल। हमने बोला जो 1 मोल होता है वो 1 एवोगाड्रो के बराबर होता है, जिसको हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। और हमने कहा कि इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6.0 इंटू 10 की पावर 20, ये इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अगर एक एवोगाड्रो ये होता है, तो मान लो मेरे पास कुछ x वैल्यू है, तो फिर मेरे पास कितने मोल्स हैं मुझे कैसे पता चलेगा? एक फॉर्मूला होना चाहिए, मतलब है नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर विल बी इक्वल गिवन नंबर, जो भी गिवन नंबर दिया होगा मुझे वो डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, हम Na से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से आप एवोगाड्रो नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट है, दैट्स हाउ यू विल फाइंड आउट। अब ऐसे ही पहला फॉर्मूला है ये आपका पहला फॉर्मूला। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोल्स इन टर्म्स ऑफ। अब मैम मास समझने से पहले आप सभी को एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, विच इज मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या, आगे भी इसको एक्सप्लेन करूंगी, पर अभी मुझे मोलर मास समझाने की जरूरत पड़ी, सॉरी मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास निकालने की। तुम्हें पता है एक मोल का मतलब होता है 6.022 10 की पावर 20, कोई भी चीज जो 6 पावर 20 दैट इज 1, है ना। तो मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस।
कोई भी सब्सटेंस वो 1 मोल होना चाहिए। यानी कि 6, अगर मैं मोलर मास ऑफ सोडियम बोल रही हूँ तो इसका मतलब है मैं बोल रही हूँ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम्स का मास होगा 1 मोलर मास, तो उसका मोलर मास होगा ये। ठीक है, समझ में आ गया? तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी, परफेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं, और ना हम मोलर मास को ना mm से डिनोट करें, और ठीक है, तो इसका मतलब है अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं कि मोलर मास सोडियम, मैं ऐसा लिखूं कि मोलर मास ऑफ सोडियम। ठीक है, तो तुम्हें इन सबके मोलर मासेस लर्न होने चाहिए, एटलीस्ट पहले 20 एलिमेंट्स के मोलर मासेस आपको लर्न होने, क्वेश्चन में तुम्हें नहीं दिए जाएंगे, सो यू ऑलवेज हैव टू लर्न देम। लेट्स से दिस इज 23 ग्राम, ठीक है, इसको 23 ग्राम्स पर मोलर मास ऑफ सोडियम को ये बोलते हैं। ठीक है मैम, एक सेकेंड बेटा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो मोलर मास ऑफ सोडियम इज 23। ठीक है, ये तुम्हें लर्न करना है, सिखा भी दूंगी कैसे लर्न करना है इसके बाद में। अब मोलर मास मुझे पता चल गया, एंड लेट्स से और किसी, मैम ये तो फिर भी एक एटम है, अगर कोई मॉलिक्यूल होता तो आप इसका मोलर मास कैसे निकालते? लेट्स से हमने वो निकाला है मोलर मास ऑफ HCl, तो हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, आंसर आ जाएगा 36.5 ग्राम्स पर। तो दैट्स हाउ आप मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब मैम मान लो मुझे कुछ W मास दिया हुआ है किसी भी कंपाउंड का। अब जैसे अगर तुम्हें मोल्स निकालने हैं सोडियम के, तो तुम सोडियम का गिवन मास और सोडियम का मोलर मास लो। अगर तुम्हें गिवन मास HCl का दिया हुआ है तो तुम HCl का गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ HCl ऐसे निकालोगे। तो अगर हमें मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास निकालना है तो हम W विच इज गिवन मास, और ये भी ग्राम्स में ही दिया होगा, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे मोलर मास, और ये भी ग्राम्स पर मोल में ही होगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट द मोल्स इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, यस, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम थर्ड तरह के, मतलब पॉइंट नंबर 8 के ऊपर, अब हम पॉइंट नंबर 8 के ऊपर, या फिर जैसे मैं कह सकती हूँ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकालना। ठीक है, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें जो याद रखना है, जब भी आप वॉल्यूम की टर्म्स में निकालते हो तो आप वॉल्यूम की टर्म्स में सभी के नहीं निकाल सकते। जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास तो हम सभी के निकाल सकते हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड। लेकिन अगर मुझे मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकालना है, दिस इज ओनली फॉर गैस। मैं सिर्फ गैसेस के लिए मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकाल सकती हूँ और किसी के लिए नहीं निकाल सकती। इसके अलावा दूसरी कंडीशन जो मेरे लिए रिक्वायर्ड है, ओनली एट STP, मतलब ऐसी गैसेस जो STP कंडीशंस पे होंगी, सिर्फ उन्हीं के मैं मोल्स निकाल सकती हूँ और किसी के। ठीक है, STP कंडीशंस मतलब प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर 1 बार के आसपास आपको लेना होता है। ठीक है, और जो टेम्परेचर होता है वो आप 298। ठीक है, इस केस में आपको एक बात याद रखनी, दैट वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, मतलब कोई भी गैस हो सकती है, O2, S2, N2, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, भी गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इज 22. हम इसको 22.4 लीटर लेते हैं। अगर आप जेई की बात करेंगे तो 22.4 और 20 अलग अलग कंडीशन अलग अलग आती है, बट हमारे लिए नीट में सिर्फ 22.4 लेते हैं, और इसी वॉल्यूम को हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम।
एनी गैस एनी गैस एनी गैस, NO2 S2 O2, अगर वो 1 मोल है और STP कंडीशंस पे है, गैस है, तो आप उसकी तो अगर मुझे इसके मोल्स इन टर्म्स वॉल्यूम निकालना हो, मैं कैसे निकालूंगी? जो भी मेरे को गिवन वॉल्यूम होगी, अगेन द कंडीशन इज कि वॉल्यूम जो हो वो लीटर में दी, उसको मैं डिवाइड करूंगी 22 से, दैट इज मोलर वॉल्यूम्स। इससे मेरे को मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मिल जाएगा। आप इसे देख, ठीक है। अब मैम इसका समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, मतलब इसका यूज क्या है, हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, उसको कैसे यूज, लेट्स से मैंने बोला एसटीपी कंडीशंस पे मेरे पास में 2 मोल CO2 है, मैंने कहा मेरे पास में एसटीपी कंडीशंस पे 2 मोल CO, ठीक है, और CO2 क्या है? गैस है। सिमिलरली मैंने 2 मोल्स ऑफ N2 गैस है एट एसटीपी, ठीक है, एसटीपी कंडीशंस पे है। तो नाउ आई विल हैव टू टेल, अब मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो वॉल्यूम्स हैं इनका क्या कहते हैं, इनकी वॉल्यूम्स कितने, ठीक है। अगर एसटीपी कंडीशन मुझे पता है दैट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल विल बी 22.4 लीटर्स, और मेरे पास मोल्स कितने, 2, तो इसका मतलब है 2 वॉल्यूम ऑफ 2 मोल्स ऑफ गैस विल बी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम, यानी कि, या फिर ऐसे लिख लो 22.4, यानी कि 2 इंटू 22.4 विच इज इक्वल टू 44.8। सिमिलरली यहाँ पे लिखना है, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ 2 मोल्स ऑफ विल बी इक्वल टू 2.4 विच 44। क्लियर? अब ये हमने समझ लिया, आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलो, अगर मैम हम इस सारी कहानी को जो आपने हमें पढ़ाई है, अगर हम इस सारी को समराइज करने की, तब मोल्स को कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, तो तुम लोग के लिए एक चार्ट बनेगा। मान लो तुम मोल्स कैलकुलेट करो और मोल को हम N से डिनोट, हम 3 अलग अलग तरह से अभी अभी मोल, पहला है मोल्स टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन नंबर, एक तो ये रिलेशन। दूसरा है मोल्स इन, अगर तुम्हें मास के टर्म्स में डालना हो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, राइट कर देंगे उसी कंपाउंड के, तो हमें डालना। थर्ड होता है इसके लिए कंडीशन होती है ओनली गैसेस एट एस ऑफ डिवाइडेड बाय, अब इनको तुम इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हो। मान लो तुम्हें किसी गैस की वॉल्यूम दी है, तुम्हें उसका मास पूछा, अगर तुम्हें उसकी वॉल्यूम दी है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, फिर ये नंबर ऑफ मोल्स और ये नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही है, उस गैस का मोलर मास तुमको, ओ सॉरी, ये नंबर ऑफ मोल्स और ये नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही है, उस गैस का मोलर मास तुम्हें निकालना आता है, ये तुमने निकाल लिया, तो गिवन मास निकाल सकते हो। तो दैट्स हाउ यू विल, आई होप डाउट नहीं है, ठीक है। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, और आवाज भी आ रही है। अरे कई बार ऐसा हो जाता है, पढ़ाती रहती हूँ और आवाज ही नहीं आती, कभी तो ध्यान रखना, ठीक है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, इसको समझ लो क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स इसी टॉपिक से। लेट्स मूव फॉरवर्ड, अगला पॉइंट, अगला है वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप आते हैं। तो वेपर डेंसिटी एक्चुअल में होता क्या है? वेपर डेंसिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी गैस या मिक्सचर ऑफ गैस का डेंसिटी कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी हाइड्रोजन गैस, मतलब इसका पूरा डेरिवेशन
वो पूरा डेरिवेशन है, पर तुम्हें वेपर डेंसिटी का मतलब तो समझ आना चाहिए। वेपर डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी गैस की, या फिर 2 3 4 गैसेस के मिक्सचर भी हो सकते हैं, किसी भी गैस की या मिक्सचर ऑफ गैसेस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ H2। तो हम क्या बोलते हैं, दैट वेपर डेंसिटी, दैट इज द डेंसिटी ऑफ एनी गैस और मिक्सचर टू द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ H2 गैस। इसको जब हम पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है मोलर मास या मिक्सचर, जो भी तुम्हारी गैस है या मिक्सचर ऑफ गैस का मास अपॉन 2। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद करना है, यू ओनली हैव टू लर्न। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, एक चीज बता रही हूँ क्योंकि परसेंट वर्ड मोल कॉन्सेप्ट में तो बार बार यूज होता है, लिक्विड सोल्यूशन भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक, जब भी हम परसेंट बोलते हैं तो पर मतलब हर, सेंट का मतलब होता है 100, मतलब हर 100 में से अगर हमें कोई चीज निकालनी है, आउट ऑफ एवरी 100। तुम्हें याद होगा जब तुम अपने स्कूल में अपनी परसेंटेज निकालते थे तो तुम अपनी परसेंटेज कैसे निकालते थे, तुम अपने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करते थे, है ना, और फिर तुम अपने जो तुम्हारे मार्क्स आए हैं वो अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100 करते थे। तुम एक तरीके से ये करते थे कि अगर ये 500 ना होके 100 होता तो 100 में से मेरे कितने नंबर आए हैं वो मेरी परसेंटेज है। तो परसेंटेज का मतलब होता है हर 100 में से कोई चीज, परसेंटेज का मतलब होता है हर 100 में से कोई चीज। तो मैम मास परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाए, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, जिस भी चीज की परसेंटेज तुम्हें निकालनी है तुम उस चीज का मास लिखोगे, यानी कि मास ऑफ द एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का तुम्हें मास निकाल, ये ग्राम्स में होना चाहिए, ऑन वो जिस कंपाउंड में तुम निकाल रहे हो उसका टोटल मास होना, और उसको 100 से मल्टीप्लाई दो और ये टोटल मास जो होगा वो। और एग्जाम्पल दो, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने बोला दैट आपको मास परसेंटेज निकालना है हाइड्रोजन, इसमें इन CH4। अगर तुम्हें CH4 में हाइड्रोजन का मास परसेंटेज निकालना है तो तुम कैसे निकाल, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मास इनटू 100। अब खुद सोचो, एक हाइड्रोजन होता तो 1 ग्राम होता, और है कितने, 4 हाइड्रोजन, का मतलब है 4 इंटू 1 ग्राम्स डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना होगा, 12 प्लस 12 प्लस 4 इंटू 100। इसका मतलब है 4 अपॉन 6, यानी कि 100 अपॉन 4 या फिर 25। कितना आ गया तुम्हारा परसेंटेज, 25। अब इसी को एक अलग तरह से भी यूज किया जा सकता है। मान लो तुम्हें क्वेश्चन में दिया है दैट मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 25। मास परसेंटेज जो है हाइड्रोजन वो 25 है, व्हाट इज द टोटल मास। ये भी पूछ सकते कि आपके पूरे कंपाउंड का क्या मास है, अगर हाइड्रोजन का मास परसेंटेज जो है वो 25 है तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट लेट अस से लेट टोटल मास इज इक्वल टू x ग्राम्स। अगर आपका टोटल मास x ग्राम्स है तो उस टोटल x ग्राम का 25% जो है वो आपका मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं दैट 25, calculate the mass percentage of hydrogen 5, calculate the total mass of CH4। तब तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, तो लेटर से CH4, ये मैंने बनाया तो उल्टा हो सकता है, तो 25% ऑफ टोटल मास इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन, है ना। मुझे पता है कि CH4 में हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है 25 अपॉन 100 ऑफ x विल बी इक्वल टू 4 ग्राम्स। तो इसका मतलब है दिस इज 1 जार, दिस इज जार, यानी कि x इज इक्वल टू 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू
तो आप ऐसे मतलब एक ही टॉपिक को अलग अलग तरह से तुमसे पूछा जा सकता है. सो दैट इज हाउ यू सॉल्व दी क्वेश्चन. ठीक है, कूल, वेरी गुड. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं. नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. कैन आई हैव सम वाटर एंड अब सबसे पहले तुम्हें एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढने से पहले तुम्हें ये आना चाहिए कि एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है. ठीक है, तो अगर हम कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है कि वो तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने कितने एटम्स जो हैं वो यूज होते हैं और कैसे कैसे एटम्स यूज होते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट. मतलब वो ये भी बताएगा कि कार्बन यूज हो रहा है, वो ये भी बताएगा कि कार्बन 6 यूज हो रहा है, हाइड्रोजन यूज हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो 12 यूज हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है और वो 6. मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है कौन से एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं और कितने. लेकिन वहीं पर अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो हमें डिफरेंट एलिमेंट्स जो यूज हो उनका सिंपलेस्ट रेशियो बताता है. यानी कि इट गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. आपके जो डिफरेंट एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो बताएगा. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे. अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C, फिर है H, फिर है ऑक्सीजन, मेरे को पता है ये यूज हो रहा है, इसके 6 मोल्स यूज हो रहे हैं, इसके 12 मोल्स यूज हो रहे हैं और इसके 6 मोल्स, है ना. मतलब अगर आपके पास में 1 मोल C6H12O6, तो इसके अंदर 6 कार्बन यूज हो रहे हैं, 12 हाइड्रोजन यूज, 6 ऑक्सीजन. सही तो हो रहा है. तो इसका मतलब है इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो क्या होगा, 1 2 3. तो सिंपलेस्ट रेशियो ये है. तो इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा CH. सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑल द डिफरेंट इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला. यहां से मुझे 2 रिलेशनशिप्स याद रखने हैं कि वो रिलेशनशिप्स यूज होंगे. क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू सम n वैल्यू विच इज योर कॉमन मल्टीपल. क्या है, कॉमन जिससे कॉमन कट हुआ है n इन. एक तो ये है. दूसरी बात, मॉलिक्यूलर मास, जो आपके मॉलिक्यूल का मास आया है, अगर आप उसको डिवाइड कर दो एम्पेरिकल मास, तो भी आपको की n वैल्यू मिल जाएगी. तो भी आपको आपकी n वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो आपको एक तरीके से कुछ नहीं करना. अगर आपको कहीं से मोल्स मिल जाते हैं तो आपको उसका सिंपलेस्ट निकालना होता है. अगर कहीं पे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला का रेशियो निकालना है तो आप n वैल्यू से निकाल सकते हो. दैट्स हाउ यू विल डू. ये क्लियरिटी मिल. अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व, जो जनरली क्वेश्चंस टिपिकल वाले लंबे वाले क्वेश्चन, तो उनको कैसे सॉल्व. ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. अब हो सकता है कि इसमें से कुछ स्टेप्स ना फॉलो करने पड़े. ठीक है, तो मैं तुम्हें सारे बताऊंगी, तुम सोच समझ के अपने हिसाब से कर सकते हो. जब भी तुम्हें एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया जाता है ऑन एवरेज, अगर तो आपको सारे एलिमेंट्स का मास परसेंटेज बताया जाता है. परसेंट मतलब आउट ऑफ 100 बताया जाता है. अगर आउट ऑफ 100 बताया जाएगा तो जो तुम्हारा स्टेप 1 होगा दैट विल बी अज्यूम टोटल मास इक्वल टू 100. जो पहली चीज करोगे वो ये करोगे कि टोटल मास को 100 ग्राम्स कंसिडर. ठीक है, अगर तुमने टोटल मास को 100 कंसिडर कर लिया तो कार्बन हाइड्रोजन सबकी जो परसेंटेज दी होगी तो तुम ये देख लोगे कि 100 में से वो कितना होता है. तो उससे तुम्हें क्या पता चल जाएगा. दूसरा स्टेप 2 क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा टोटल मास ऑफ मासेस ऑफ ऑल दी एटम्स.
आपको सेकेंड स्टेप में सारे एटम्स मासेस में, अगर आपको उनके मास मिल गए तो स्टेप 3 क्या होगा, आप उनके मोल्स निकाल, कैलकुलेट मोल्स जितने भी एटम्स हैं उन सब एटम्स के मोल्स निकाल। वंस आपके सारे मोल्स आ गए, आपको पता है आपको सिंपलेस्ट रेशियो होगा, कैलकुलेट सिंपलेस्ट रेशियो, सारे एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो के मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो। ठीक है, अगर आपने ये निकाल लिया तो आई थिंक आप सभी को पता है यही तो आपका, तो एक तरीके से हमारे पास तरीके से बस में हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यस, बस इसके बाद में कुछ नहीं करना। इसके बाद में आपको ये जो रिलेशनशिप, अगर आपके पास में एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला से आप मॉलिक्यूलर मास को अगर एम्पेरिकल मास से डिवाइड कर दोगे तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाए। ठीक है, इसका प्रूफ भी मैं आपको दे सकती हूँ। यू ऑल नो दैट C6H12O6 जो होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और CH2O जो होता है वो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है 180 ग्राम्स, आप कैलकुलेट कर लेना। इसका जो एम्पेरिकल मास होता है 12 + 16 30 ग्राम्स। ठीक है, तो अगर आप देखोगे मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास जो दैट इज योर 180। ठीक है, तो आपके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला दैट इज CH2O which is C6H12O. That's how the formula. Done? I hope ये समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया, लेट्स मूव, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है स्टोइशियो। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट इज स्टोइशियोमेट्री। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझ, यार स्टोइशियोमेट्री होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज स्टोइशियो। स्टोइशियोमेट्री का मतलब होता है कि हमारे को ना एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दी, ठीक है, और उस बैलेंस केमिकल रिएक्शन यूज करके हम ये देख रहे हैं कि अगर मेरे पास इतना रिएक्टेंट है तो कितना प्रोडक्ट मिलेगा, अगर इतना प्रोडक्ट है तो ठीक है। तो अगर हम स्टोइशियोमेट्री की बात करें तो सबसे पहली चीज जो है, आई नीड अ बैलेंस्ड केमिकल। The first thing that I need is a balanced chemical reaction. ठीक है, ओके, अब इसको यूज कैसे करते हैं, तो आपको पहले एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लेनी है। जैसे कि मान लो आपने एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन ले ली, AA प्लस स्मॉल bb gives you CC प्लस, तो ये हमने बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अब दो तरीके होते हैं, सॉरी, जनरली बच्चे यूनिटरी मेथड यूज करते हैं, पर यूनिटरी मेथड बहुत लंबा है और बहुत टाइम वेस्ट। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट से, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन हुआ है, आपको गिवन है लेट्स से इसके Na मोल्स गिवन, लेट्स से इसके P मोल्स गिवन है, लेट्स से इसके NC मोल्स गिवन, इसके D मोल्स गिवन है। ठीक है, तो आपको इसमें यूज करनी होती है एक ट्रिक, आपको इसमें यूज करनी होती है एक एसी ट्रिक। अब वो एसी ट्रिक क्या है जिससे क्वेश्चन ऐसे फटाक से हो जाते हैं, और वो एसी ट्रिक ये है कि आप लिखो
जो भी गिवन मोल्स होते हैं दैट अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए विल बी इक्वल टू, जो भी बी के मोल्स हैं वो अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल बी, मोल्स ऑफ सी अपॉन उसका स्टोइशियोमेट्रिक डी डी, और बस जिन भी दो को रिलेट करना है उन दो को उठाओ और यूज करो। जैसे मान लो तुम्हें ए के मोल्स दिए हुए हैं और सी के मोल्स पूछे हैं, तो इसको और इसको यूज करो। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि जब ए के एन मोल्स यूज तो बी के एन बी मोल्स यूज होते हैं, और सी के एन सी मोल्स बनते हैं, और डी के एन डी मोल्स बनते हैं। हम ऐसे नहीं समझ आएगा, थोड़ा सा हमें क्वेश्चन करके समझाओ। पहले इसको देख लो, फिर मैं तुम्हें इसको क्वेश्चन करके भी समझाती हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करके समझाते। जैसे क्वेश्चन कहता है, मान लो तुम्हारे पास है 2a प्लस बी गिव्स यू c प्लस 3d। ठीक है, एंड मैं रैंडमली कुछ, तो लेट्स से आपको गिवन है इसके 10 मोल्स, इसके 10 मोल्स। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन में पूछा, दो क्वेश्चंस पूछे हैं और तुम्हें दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 1, मोल्स ऑफ बी, पहला है कि आपको ये बताना है डी के कितने मोल्स बने, और दूसरा है मोल्स ऑफ बी लेफ्ट अनरिएक्ट। या फिर ऐसे नहीं, मोल्स ऑफ बी यूज्ड। ठीक है, तब तुम्हारे मोल्स ऑफ बी कितने रिएक्ट हुए, ऐसा ही कुछ। ठीक है, अभी हम इजी करते हैं, फिर हम इसको हाई लेवल पे। तो अब मुझे पता है कि मेरे पास ए के मोल्स दिए हुए हैं, मुझे इस और इसको यूज करना। ए के दिए हुए हैं, डी के पूछे, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। आई विल से दैट एसी ट्रिक के हिसाब से ए के मोल्स अपॉन 2 विल बी इक्वल टू डी के मोल्स 3। बस वो दो रिलेशन यूज करूंगी। ए के मोल्स दिए हुए हैं 10 अपॉन 2, डी के तो निकालने ही है तो ये निकाल लूंगी अपॉन, इसका मतलब है 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ डी, यानी कि डी के कितने मोल्स बन गए होंगे 15। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है बताओ बी का कितना यूज हुआ। बेटा इसमें ये नहीं पूछ सकता कि बी का कितना बना, वो हमेशा पूछ सकता है कि बी के कितने यूज हुए। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमें फिर से एसी ट्रिक, और हमें क्या बोलना है दैट मोल्स ऑफ ए अपॉन 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन, बी रिएक्ट ही कर सकता है क्योंकि वो रिएक्टेंट साइज्ड है। तो 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी, 5 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी, मतलब बी के कितने मोल्स रिएक्ट करे होंगे, 5 मोल रिएक्ट करे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अगर आपसे ना स्टोइशियोमेट्री जो मैंने अभी पीछे दिया उससे रिलेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कंबशन वाले क्वेश्चंस बहुत सारे, उससे पहले तुम्हें कंबशन करना सीखना। तो बेसिकली कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है तो तुम्हें उसको पहले तो बैलेंस करना आना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बैलेंस ही नहीं करना। तो मान लो तुम्हारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है HY, हमेशा याद रखना कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ हीट, वो हमें CO2 प्लस वाटर दे, और कुछ दे ही नहीं सकता। इट विल ऑलवेज गिव CO2 प्लस वाटर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से तो हमारे पास में X कार्बन है, पास में X कार्बन है, पहले कार्बन को बैलेंस करना है। मैं फिर से बोल रही हूँ ऑलवेज एंड ऑलवेज बैलेंस कार्बन फर्स्ट। तो कार्बन को बैलेंस करना पहले। सेकेंड नंबर तुम्हें लिखना है ना, तुम लिख भी लो स्टेप्स टू बैलेंस। अगर तुम्हें बैलेंस करना है तो सबसे पहले बैलेंस करो कार्बन को। ठीक है, कार्बन को बैलेंस कर दिया, उसके बाद में सेकेंड नंबर पे हमेशा बैलेंस कर, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ Y है, तो इसमें अगर Y/2 से कर दूंगी, आपने Y/2 से
क्या, क्योंकि हाइड्रोजन पहले से 2 थे, अगर मैं y/2 से करूंगी तो 2 से 2 कट जाएगा तो एक्चुअल में y हो जाएगा। मैम अगर यहाँ पे 3 होता तो y/3 से कर देते, अगर हाइड्रोजन यहाँ 4 होता तो y/4 से कर देते। ऐसे करोगे तो हमेशा बैलेंस सही आएगा, ठीक है। तो फिर हमने हाइड्रोजन बैलेंस किया। थर्ड नंबर पे बैलेंस कर, हमेशा ये स्टेप फॉलो करोगे, बैलेंसिंग बहुत, ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन बैलेंस होगा। अब ऑक्सीजन देखो, इधर 2 ऑक्सीजन, जो भी नंबर आएगा दैट अपॉन 2 कर देंगे। इधर कितने हैं 2x प्लस इधर कितने हैं 1 है और अंदर मल्टीप्लाई होगा तो y/2, इतने ऑक्सीजन है। तो यहां पर अगर मैं लिखूंगी तो दिस होल डिवाइडेड बाय 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी 2, क्या बन जाएगा x प्लस y/4, 2x अपॉन 2 इज x, y/2 अपॉन 2 इज y/4। तो यहाँ पे x प्लस y/, ये मेरी बैलेंस है। ये तुम्हें बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ मिल जाता है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तुम्हें समझ, मैं किसी बच्चे को नहीं कहती कि तुम्हें फॉर्मूला, अगर ये 3 स्टेप्स आते हैं तो तुम बिना फॉर्मूला रटे ही बैलेंस कर। मान लो तुम C2H6 प्लस गिव्स यू CO2 प्लस H, कर दो इसको बैलेंस। अगर इसको बैलेंस करना है तो बहुत आसान है, पहले कार्बन को बैलेंस करो, 2 हो गया, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, तो यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 2 और 2 4 और 3 5, 5 ऑक्सीजन है इधर, इधर 2 है, 5 बैलेंस हो गया। दैट्स हाउ यू, कभी भी बैलेंसिंग में कोई गलती ही नहीं होगी। अब स्टोइशियोमेट्री जब तुम करते हो ना, तो स्टोइशियोमेट्री में बहुत सारी चीजें होती है। H2 प्लस O2 गिव्स यू H2, ठीक है। मैं बोलती हूँ कि ये गैस है, मैं बोलती हूँ ये गैस है, ये लिक्विड है, ठीक है। तो तुम्हें ये कहानी भी समझ में आएगी कि हम इससे क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं दैट 1 मोल H2 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करके हाफ मोल O2 के साथ रिएक्ट करके 1 मोल H2O बनाता है। मोल्स के टर्म्स में तो हम वैसे लिख, इसके अलावा अगर मुझे मास के टर्म्स में लिखना हो तो मैं बोलूंगी एट 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, आधा मोल है तो 1/2 इंटू T2 इज इक्वल टू 3 ग्राम्स, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन 18 ग्राम वाटर बनाता है। तो ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो दैट 22.4 लीटर्स ऑफ, वो आपका ऐसे लिख दूं 1.2 इंटू 22.4, मतलब 11.2 भी लिख सकती हूँ, बट मैं समझाना चाहती लिख रही हूँ। तो ये 1 सेकेंड, ओके। तो आई थिंक तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें 22.4 लीटर्स वॉल्यूम बोल सकते हैं इसको, 1/2 इंटू 22.4 लीटर्स दैट इज 11.2 लीटर्स बोल सकते हैं। इसको हम बोल देंगे 22.4 लीटर्स, है ना। नहीं, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों ऐसा नहीं बोल सकते? क्योंकि मैम ये लिक्विड है और मैम ने तुम्हें बताया था, अच्छा हाँ ये मान के चलना कि ये एसटीपी कंडीशंस पे हो रही है सारी कहानी, तो हम इसको नहीं बोल सकते ऐसा। क्यों? क्योंकि मैम ये लिक्विड है और लिक्विड की वॉल्यूम की बात हम नहीं कर सकते, तो इट इज नॉट पॉसिबल। इसके अलावा हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में बोल सकते हैं, अगर 1 मोल है तो Na मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर हाफ मोल है तो हाफ बाय Na मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर यहाँ पे हाफ है तो इस Na है 1 है तो Na मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। मॉलिक्यूल्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, मास भी ले सकते हैं लेकिन वॉल्यूम नहीं ले सकते। एक और चीज बता रही हूँ बेटा, हमेशा याद रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर तुम्हारा कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस होता है तो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस के। इसका मतलब है कि मान लो एसटीपी कंडीशन नहीं है, कोई भी रैंडम टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कंडीशन, तो जो मोल्स का रेशियो होता है वही आपकी वॉल्यूम का भी रेशियो होता है। इसका मतलब है मैम ये 1 होगा, ये हाफ हो जाएगा और ये भी मैम 1 हो जाएगा, तो ये मेरा वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा। मतलब कि सॉरी रेशियो देख लिया, तो अगर ये V वॉल्यूम है तो ये V/2 वॉल्यूम होगी और ये V वॉल्यूम,
अगर मैं इसको 1 ले लूं तो ये हाफ वॉल्यूम हो जाएगी, ये 1 वॉल्यूम। तो इस तरीके, ओ सॉरी, वॉल्यूम ये तो हो ही नहीं सकती, सेम गलती करने वाले थे। गॉट इट? सो दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट, ये अगर समझ में आ गया तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिमिटिंग रिएजेंट कंडीशंस। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? सो बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये होता है कि मान लो तुम्हारे पास में 2 रिएक्टेंट्स या 2 से ज्यादा, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट समझने के लिए कम से कम 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स होने चाहिए और तुम्हें उन सभी रिएक्टेंट्स की मोल्स की इंफॉर्मेशन दी हुई होनी चाहिए। ठीक है, हाँ ओके मैम। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है? देखो बेटा, दोनों रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। हाँ मैम, अगर दोनों में से कोई एक अमाउंट कम है तो एक खत्म हो जाएगा और दूसरा एक्सेस में रह जाएगा, फिर रिएक्शन रुकी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन सिर्फ तब तक होगी जब तक जो कम अमाउंट में है वो प्रेजेंट है। अगर वो खत्म हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे बच्चे बस उसी चीज को ध्यान में रखना है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है? लिमिटिंग रिएजेंट यूजुअली वो रिएक्टेंट होता है रिएक्शन के अंदर जो कंप्लीटली खत्म होता है, which gets completely consumed. तो it is that reactant, ये वो रिएक्टेंट होता है which gets completely consumed in reaction। जो रिएक्शन के अंदर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसको हम बोल देते हैं लिमिटिंग। ठीक है मैम, गॉट इट, समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर मैं लिमिटिंग रिएजेंट को थोड़ा और डिटेल में तुम्हें समझाने की, तो मान लो मेरे पास A है प्लस मान लो मेरे पास 2B है और इसने मुझे C दे। ठीक है, अगर तुम स्टोइशियोमेट्री याद करोगे तो बेटा स्टोइशियोमेट्री के अंदर मैंने हमेशा आपको एक ही रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट ही तब लगता है जब मान लो ये भी तुम्हें 10 दिया हुआ है और मान लो इसकी कुछ अमाउंट दी। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कौन मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन रिएक्शन के अंदर कंप्लीटली खत्म होगा और कौन डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। मान लो ये A है, ये 2B, ये आपको गिवन मोल्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि C के कितने मोल्स बनेंगे। अब ये जानने के लिए तुम्हें पहले ये देखना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन, क्योंकि जो लिमिटिंग होगा वही तो डिसाइड करेगा कि C कितना। तो अब मैम हम यहाँ पे फिर से एक और नई AC ट्रिक आती है एंड दैट AC ट्रिक इज योर रेशियो। आपको रेशियो निकालना पड़ता है। 10/1 आंसर इज 10। यहाँ पर 10/2 ये क्या था मैम? कितने नंबर ऑफ मोल्स गिवन है अपॉन उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कितने नंबर ऑफ मोल्स गिवन है अपॉन कोफिशिएंट। ये रेशियो आ गया 10 और ये रेशियो आ गया 5। तुम्हें पता है, तुम्हें ये याद रखना है कि जिसका रेशियो कम होता है वही आपका लिमिटिंग, जिसका ये रेशियो कम होगा। मैं नहीं बोल रही मोल्स जिसके कम होंगे, जिसका मोल्स टू स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो कोफिशिएंट का रेशियो कम आता है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है। इसका मतलब है मैम दिस इज माय लिमिटिंग रिएजेंट, ये मेरा लिमिटिंग है, ये डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ C बनेगा। तो इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। तो मैम A को क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट। ये आपका रिएक्शन के अंदर थोड़ा सा अनरिएक्टेड रह जाएगा। अब 2 तरह के क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। मोल्स ऑफ C फॉर्म्ड, पहला क्वेश्चन जो आता है वो आएगा मोल्स ऑफ C, कितने आपके C के मोल्स बनेंगे, पहला क्वेश्चन। तो मैम हमें पता है कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो यही डिसाइड करेगा कि C बनेगा। इसका मतलब है मोल्स ऑफ B/2 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ C फॉर्म्ड अपॉन 1। ठीक है, इसका मतलब है 10/2 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ C फॉर्म्ड। तो यहां से 5 जो है वो मेरे मोल्स ऑफ C आ जाएंगे जो फॉर्म। ठीक है, तो आई होप ये तुम्हें क्लियरिटी मिल गई, इसमें कोई इशू। पहला क्वेश्चन आसान है। सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन देखो कैसा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना अनरिएक्टेड है, यानी कि मोल्स ऑफ B लेफ्ट अनरिएक्टेड। अब आपको ये बताना है कि B के कितने मोल्स अनरिएक्टेड, सॉरी मोल्स ऑफ A लेफ्ट अनरिएक्टेड, क्योंकि A आपका एक्सेस रिएजेंट है तो आपको बताना है कि A के कितने मोल्स अनरिएक्टेड रह गए। तो मैम मेरे को ये पता है कि जब मैं इसको और इसको रिलेट करूंगी मेरे को ये पता चलेगा कि A कितना यूज हो जाएगा। ठीक है,
तो मेरे पास में इनिशियल मोल्स ए के कितने हैं? मेरे पास ए के इनिशियल मोल्स कितने हैं भाई? मेरे पास हैं 10। तो मैं ये बात याद रखूंगी। अब मैं बोलूंगी कि मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, क्योंकि ये जो स्टोइशियोमेट्री है उससे मुझे पता चलता है कि ए के मोल्स कितने रिएक्ट किए अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बी, जितना भी है दैट अपॉन 2, क्योंकि उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका मतलब है ए के मोल्स जो रिएक्ट करेंगे वो कितने होंगे? 10/2 यानी कि 5 मोल्स ए के रिएक्ट कर गए, तो कितने मोल्स ए के अनरिएक्टेड रह गए? मुझसे तो क्वेश्चन मोल्स अनरिएक्टेड पूछा है, मोल्स ऑफ ए अनरिएक्टेड पूछा है, मतलब उसके जो भी इनिशियल मोल्स है माइनस जितना उसका रिएक्ट कर गया, यानी कि 10 - 5, तो आंसर आएगा 5। ये बाय चांस 5 सेम आ गया, पर ये वैल्यू अलग भी आ सकती है। तो दैट इज हाउ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितने भी लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस हैं वो आपको इस तरीके से करने हैं, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशंस, ठीक है? हम इस टॉपिक को लिक्विड सॉल्यूशंस में भी पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे भी तुम्हें बता देती हूँ। जो सॉल्यूशन होता है, हम यहाँ पर हमेशा ही होमोजेनस बात करते हैं। We always talk about homogeneous solution, and I think अब तुम homogeneous solution से समझ में आ गया होगा तुम्हें, जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है उसे हम होमोजेनस, मतलब कि एक बार सोल्यूशन बन गया उसके बाद में आप उसको निकाल के देखो तो वो कॉन्सेंट्रेशन आती है वो फिक्स आनी चाहिए, ठीक है? ओके, परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। होमोजेनस सोल्यूशन मैम हमें आ गया, ठीक है? अब सोल्यूशन के अंदर मेजर 2 कंपोनेंट, अगर आप लोगों को पता हो तो सोल्यूशन के अंदर मेजर 2 कंपोनेंट को डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका सोल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट, ठीक है? सोल्यूट और सॉल्वेंट, देखो सोल्यूट हमेशा ही, सॉल्वेंट हमेशा ही आपका एक ही हो सकता है, मतलब सॉल्वेंट कैन नेवर बी मोर देन 1, सॉल्वेंट एक ही होता है। और मैम सॉल्वेंट कौन होता है? ओनली 1, ये सिर्फ एक ही होता है, पहली चीज। एंड दूसरा, कंपोनेंट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल। अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है, इफ आई हैव टू फाइंड आउट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, मतलब 3-4 कंपोनेंट दिए हुए हैं और उनमें से कौन मेरा सॉल्वेंट है, तो जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स वो मेरा सॉल्वेंट होगा। तो ओनली 1 एंड कंपोनेंट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? अगर मेरा सोल्यूशन जो है एक ही सोल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है, इसी को हम बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं, और ज्यादातर बाइनरी सोल्यूशन ही होता है, तो एक सोल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। मान लो तुम्हारे पास में 3 कंपोनेंट्स हैं, तो इसका मतलब है 2 सोल्यूट हो सकते हैं, पर सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। मान लो तुम्हारे पास में 4 कंपोनेंट्स हैं, तो 4 में से 3 सोल्यूट होंगे, एक सॉल्वेंट, तब सॉल्वेंट एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। आई होप ये क्लियर हो गया है, ठीक है? नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। चलिए, बहुत बढ़िया। नाउ द कंपोनेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स इज सॉल्वेंट। अब एक ही सोल्यूशन के बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो सकते हैं, जैसे एक ही इंसान की हाइट हम सेंटीमीटर, मीटर, फीट किसी में भी मेजर कर सकते हैं। लंबा बंदा तो लंबा पतला नहीं होता है, वो तो वही रहता है, बस उसकी यूनिट चेंज हो जाती है। सेम उसी तरह से एक ही सोल्यूशन के हम बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स निकाल सकते हैं। सोल्यूशन चेंज नहीं हो रहा, बस उसको प्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो रहा है। So now let's talk about the first concentration term, which is your molarity, ठीक है? पहला concentration term जो है वो है molarity। molarity को हम कैपिटल M से डिनोट, molarity को हम कैपिटल M से कहते हैं। molarity का मतलब क्या होता है? molarity का मतलब होता है कि मान लो तुमने 1 लीटर का सोल्यूशन लिया है, तुमने 1 लीटर का कोई सोल्यूशन लिया है। अब तुम उसे सोल्यूशन बोल दो, चाहे तुम सॉल्वेंट बोल दो, जनरली सॉल्वेंट की वॉल्यूम सोल्यूशन वॉल्यूम के नियरली हम सेम ही मान लेते हैं। अगर आपका सोल्यूट जो होता है वो क्या कहते हैं, नॉन टूटने वूटने वाला नहीं होता, तो हम उसको 1 लीटर ही, ठीक है? तो मान लो 1 लीटर सोल्यूशन में 1 मोल आपका सोल्यूट है, तो आपके सोल्यूशन की मोलारिटी 1 मोलर होगी। तो मोलारिटी की डेफिनेशन क्या होती है? कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन। मोलारिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं, उसे हम कहते हैं मोलारिटी, ठीक है? यस, तो लेट्स टॉक अबाउट मोलारिटी।
मोल्स ऑफ, जैसे मैम मान लो आपने फिर चेंज कर दिया, मान लो आपने 2 लीटर का सोल्यूशन और इस 2 लीटर के सोल्यूशन में मान लो आपके पास में 3 मोल्स सोल्यूट के तो आपकी मोलारिटी कितनी होगी भाई? 2 लीटर में अगर 3 मोल सोल्यूट है तो 1 लीटर में कितना होगा? 3/2 यानी कि 1.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मैम जो मोलारिटी होगी सोल्यूशन की कितनी हो जाएगी? 1.5। तो आपके सोल्यूशन बेसिकली तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितनी मोलारिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट आ रहे हैं, वही उसकी मोलारिटी होती है। तो यहां से मैम हमें मोलारिटी का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तुम्हें मोल्स निकालने आते हैं, सोल्यूशन की वॉल्यूम तुम्हें लीटर्स में चाहिए होती है, बस इतना ही होता है। इसके अलावा तुमसे ये पूछा जा सकता है कि यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या होता है, इट इज मोल पर लीटर, या फिर कैपिटल एम से भी हम हैं। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है मैम, ये भी हो जाएगा, मोल्स तो तुम्हें निकालने आते ही। नेक्स्ट चीज जो सबसे ट्रिकी पार्ट होता है वो होता है कि मान लो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर मोलारिटी दी हुई है, तो तुम उसको रीड कैसे करोगे? जैसे मान लो मुझे बोला 2 मोलर एक्वस NaOH सोल्यूट। तो एक और चीज जो तुम्हें याद रखनी है वो ये है बेटा, जब भी एक्वस वर्ड आएगा किसी भी चीज में, अगर एक्वस वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका सॉल्वेंट वाटर है। वो इनडायरेक्टली तुम्हें हिंट दे रहा है कि सॉल्वेंट वाटर है, और सोल्यूट जो होगा वो जो दूसरा रह गया वो सोल्यूट होगा, मतलब NaOH सोल्यूट। अब अगर ये बोल रहा है 2 मोलर, तो इसका मतलब है दैट यू हैव 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर होता है, तो आपके पास में 2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 2 मोल्स हो गए तो आप इसके मोलर मास से 2 मोल्स का मतलब क्या होता है मोलर मास निकाल सकते हैं। दैट कैन अंडरस्टैंड। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, इसमें कोई इशू नहीं है। मोलारिटी क्या होता है, कैसे उसको रीड करते हैं, कैसे उससे हम निकाल सकते हैं। ये 1000 मिलीलीटर भी हो सकता है, ये सोल्यूशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है टेम्परेचर का इफेक्ट मोलारिटी पे। एक बता रही हूँ, बाकी सारे हो जाएंगे। कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम का फैक्टर आता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसके ऊपर मोलारिटी आता ही नहीं, वो आपका कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं, क्योंकि मोलारिटी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स होता है, तो इसका मतलब है मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन। अब मान लो तुम्हारे पास में 2 सॉल्यूशंस हैं और तुमने उन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया। तो मैंने मान लिया मेरे पास एक सॉल्यूशन ये है, मेरे पास एक सॉल्यूशन ये है, मैंने इन दोनों को मिक्स किया, मिल गया। ठीक है, लेट अस से इसकी मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, लेट अस से इसकी मोलारिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है। तो ऑब्वियसली जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी मिक्सचर मोलारिटी हो। ठीक है, हाँ। अब मुझे इस मिक्सचर की मोलारिटी निकालने के लिए बोला, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? बेटा पहली चीज याद रखना, M1 प्लस M2 कभी भी M मिक्सचर के बराबर नहीं। क्यों? क्योंकि मोलारिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम डायरेक्टली ऐड नहीं, वो चीजें जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है उनको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और सिर्फ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्या होता है, हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, ओके मैम, बट इसका मतलब ये हुआ कि मैं मिक्सचर की मोलारिटी में मोल्स तो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है ना, जितना ज्यादा अमाउंट उतनी ज्यादा मोल्स, इसका मतलब है मोल्स को मैं डायरेक्टली ऐड कर सकती हूँ पर मोलारिटी को नहीं कर सकती। तो मेरे को एक तरीके से टोटल मोल्स निकालने हैं और टोटल वॉल्यूम निकालनी है, इससे मेरी मोलारिटी आ जाएगी। मान लो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो क्या होंगे, M1 इंटू V1। अगर मैं इसके मोल्स निकालूं तो वो क्या होंगे, M2 इंटू V2। अगर मुझे टोटल मोल्स निकालने हैं तो वो क्या होंगे, N1 प्लस N2। तो टोटल मोल्स किसके बराबर होंगे, N1 प्लस N2 के, और टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होगी, V1 प्लस V2 के, है ना। यस, तो इसका मतलब है मिक्सचर की मोलारिटी क्या आ गई, फॉर्मूला आपके सामने है, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस। बस मेरी तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं कभी भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ये फॉर्मूला, ठीक है, तो इसीलिए मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि अगर तुम्हें 2 सॉल्यूशंस दिए हैं तो तुम उन दोनों सॉल्यूशंस खुद से निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फिर ये देखो कि कहीं सेम है तो ऐड होंगे तुम्हारे सोल्यूट्स। ठीक है, अगर मान लो कोई एक एसिड है और एक बेस है,
सब्ट्रैक्ट भी तो होंगे एक दूसरे से, तो वो कॉन्सेप्ट तुम्हें अगर समझ है तो तुम इनको बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। आई हैव वाटर एंड देन नेक्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। अब अगर मुझे सोल्यूशन का डाइल्यूशन करना है तो सबसे पहले तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। डाइल्यूशन का मतलब होता है सिर्फ सॉल्वेंट और ऐड करना, सल्यूट को चेंज नहीं करना। कभी कभी चाय बहुत मीठी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर और ज्यादा दूध डाल देते हैं, है ना, तो हमने सॉल्वेंट और ज्यादा डाल दिया लेकिन सल्यूट को चेंज नहीं किया। दैट इज व्हाट इज डाइल्यूशन। ठीक है, तो डाइल्यूशन का मतलब है कि मान लो तुम्हारे पास में एक कंटेनर है, इसकी मोलैरिटी m1 है, इसकी वॉल्यूम v1, तुमने इसका डाइल्यूशन मतलब तुमने इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड कर दिया और सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो तुम्हारे पास में नया सोल्यूशन बने। ऑब्वियसली इसकी मोलैरिटी जो होगी वो कुछ नहीं होगी, लेट्स से m2। ठीक है, और क्योंकि तुमने सॉल्वेंट ऐड करा है तो वॉल्यूम भी तो बदली होगी, तो पक्का उसकी वॉल्यूम भी कुछ ना होगी। अब हमें यही सीखना है कि इनकी रिलेशनशिप क्या होगा। खुद सोचो बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, m1 इंटू v1, सल्यूट के मोल्स होते हैं। यहाँ पे सल्यूट के मोल्स कितने हैं, m2 इंटू v2। बेटा तुम सबको पता है कि अगर तुम डाइल्यूशन कर रहे हो इसका मतलब है मोलैरिटी जो होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन लीटर्स होता है। तुम इस चीज को तो कांस्टेंट रख रहे हो, सल्यूट के मोल्स को तो चेंज नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ वॉल्यूम को चेंज कर रहे हो। अगर तुम वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो मोलैरिटी कम, तब एक बात तो पक्की है कि m2 जो है वो m1 से कम होगा। ठीक है, तो पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये है, और ये हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज बेटा, ये वाले भी सल्यूट के मोल्स हैं, ये वाले भी सल्यूट, और सल्यूट के मोल्स तो चेंज होते ही नहीं है। इसका मतलब है मैम अगर मैं इसको बोलूं 1 और इसको मैं बोलूं 2 तो मुझे तो पता है ना कि n1 विल बी इक्वल टू n2, क्योंकि मोल्स तो चेंज ही नहीं किए मैंने। इसका मतलब है m1 v1 विल बी इक्वल टू m2 v2, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डाइल्यूशन, और इसी को कहते हैं मेरे बेटे लॉ ऑफ डाइल्यूशन। तो जब आप एक को चेंज करते हो तो दूसरा चेंज हो जाता है, एंड दैट इज योर लॉ ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसको ऐसे यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट, मोलैलिटी का भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। इसका मतलब होता है कि आपके कितने मोल्स ऑफ सल्यूट हैं, जैसे मोलैरिटी में होता है, लेकिन 1 kg सॉल्वेंट। आपको इस बार सॉल्वेंट की कहानी बताई है कि भाई 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ, इसका मतलब क्या है मैम कि मान लो तुम्हारे पास में एक है और तुमने उसके अंदर मैंने बोल दिया 2 kg सॉल्वेंट लिया हुआ है, और इसके अंदर तुमने 4 मोल सल्यूट डाल दिया, और तुम्हें बोला है कि तुम्हें मुझे इसकी मोलैलिटी बतानी है, स्मॉल m से डिनोट करते हैं मोलैलिटी। तो तुम क्या कहोगे, तुम सिंपल कहोगे कि भाई अगर 2 kg सॉल्वेंट में मेरे पास 4 मोल सल्यूट है ना, तो मेरी डेफिनेशन कहती है 1 kg में देख, तो अगर 1 kg सॉल्वेंट होगा तो उसके अंदर 2 मोल सल्यूट होंगे, तो इसका मतलब है मेरे सोल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी, 2। तो आप इस तरीके से मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। क्या हुआ ये, 2 मोलल आपकी सल्यूट। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी यूनिट पूछी जाती है तो यूनिट क्या होगी, मोल पर। अगर हम मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखे तो मोल्स ऑफ सल्यूट, यानी कि आपके सल्यूट के मोल्स कितने हैं, मास आपको चाहिए सॉल्वेंट का, एंड दैट टू इन केजी। तो ये आपके मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाए। रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया तो तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दैट्स हाउ यू विल डू इट आउट विद मोलैलिटी। बस एक चीज याद रखनी है, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास में सॉल्वेंट का मास होता है, सल्यूट के मोल्स हैं तो सल्यूट का भी मास आ सकता है। तो एक चीज याद रखना, दैट मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो आपके मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर, प्लस मास ऑफ के बराबर होता है। मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ के बराबर होता है। इस रिलेशनशिप को कभी कभी कहीं कहीं यूज करना पड़ जाता है, इसलिए बता दिया। ठीक है,
अब दूसरी चीज तुमसे रीड करना बोल सकते हैं कि मान लो तुम्हारे को ऐसे बोल दिया कि तुम्हारे पास में 2 मोलर एक्वस NaOH सोल्यूशन है, तो इसका क्या मतलब है दैट यू हैव 2 मोल्स ऑफ NaOH, क्योंकि NaOH तुम्हारा सल्यूट होगा और वो प्रेजेंट होगा किसके अंदर, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। एंड आई थिंक तुम सबको पता है कि इस बार सॉल्वेंट तुम्हारा वाटर। हम आपको कैसे पता चला, एक्वस लिखा हुआ है, एक्वस का मतलब होता है कि क्या है, इसका मतलब है 1000 ग्राम वाटर है मेरे, 1000 ग्राम वाटर है मेरे। ठीक है बेटा, आपके पास में सॉल्वेंट का मास है, आपके पास में 2 मोल्स ऑफ NaOH है, तो आप बोल सकते हो 2 इंटू 23 प्लस 16 प्लस 1 6 3 4 40 ग्राम्स NaOH आपका प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। तो आप सोल्यूशन का मास भी निकाल सकते हो, तो आपके मास ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, 80 प्लस 1000 विच इज इक्वल टू 1080 ग्राम्स। तो आप ऐसे सोल्यूशन का भी मास निकाल सकते हो। ठीक है, तो दैट इज हाउ मोलालिटी के सारे क्वेश्चंस को आप टैकल कर पाओगे। ठीक है, अगेन नेक्स्ट पूछता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलालिटी। आप सभी को पता है क्योंकि मोलालिटी जो है उसके रिलेशन में वॉल्यूम का फैक्टर नहीं होता, तो इट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर डी, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चलो नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि मान लो एक सोल्यूशन में 4 कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट की अपनी एक मोल फ्रैक्शन हो, मतलब कि टोटल में से वो कितना अमाउंट है। तो क्योंकि मैम हम फ्रैक्शन रेशियो ढूंढ रहे हैं, तो इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1, ये हमेशा 1 से छोटी ही वैल्यू होगी। मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में तुम्हारे पास A, B और C है, तो इसके मोल्स ऑफ A होंगे, इसके मोल्स B होंगे, लेट्स से इसके मोल्स C है। तो अगर तुम मोल फ्रैक्शन की बात करते हो तो इसे x से डिनोट करते हैं। तुम अलग अलग मोल फ्रैक्शंस निकालोगे, A की मोल फ्रैक्शन होगी A के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स यानी कि प्लस n। ऐसे ही तुम मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालोगे तो B के मोल्स अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस B प्लस C होगा। एंड ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ C निकालोगे तो C के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स A प्लस B प्लस C होगा। तो ये आपके मोल फ्रैक्शंस। अगर एक चीज याद रखनी है तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सब की मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर आता है। दूसरी चीज अगर मेरे से पूछ ले यूनिट क्या होगी, तो बेटा ये यूनिट लेस होता है क्योंकि इसके अंदर मोल्स जो तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो योर मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस, का कोई रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक है, ओके परफेक्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये लिक्विड सोल्यूशंस के अंदर बहुत ज्यादा यूज। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर आप मास बाय वॉल्यूम परसेंट बात करते हैं तो मेरे बेटे मास बाय वॉल्यूम परसेंट बिल्कुल वैसे ही है। परसेंट तुम्हें बोल दिया ना तो तुम्हें समझ में आ जाता है मास बाय वॉल्यूम कैसे करना है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास में 100 मिलीलीटर का सोल्यूशन और इसके अंदर तुमने कितना ग्राम ऑफ सोल्यूट डाला, वो होता है आपका मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो मैम इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट जो आपका ग्राम्स में होगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो आपकी मिलीलीटर्स में होगी इस बार, और उससे मल्टीप्लाई तो आपके पास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। इसके अलावा मैम इसको रीड करना हमें सीखना पड़ेगा। लेटर से मैंने बोला 10% मास बाय वॉल्यूम एक्वस NaOH, तो मैं एक ही से बोल रही हूँ ताकि तुम सबको रिलेट कर पाओ। अगर ये बोल रहा है तो इसका मतलब है कि 10% यानी कि 10 ग्राम आपके पास में NaOH है, क्योंकि NaOH सोल्यूट है और वो किस में प्रेजेंट है, 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। यहाँ पे सोल्यूशन होता है, सॉल्वेंट नहीं होता, बट सॉल्वेंट वही है, वाटर आपका सॉल्वेंट है। 10 grams of NaOH is present in 100 milliliter solution। ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका मास बाय मास परसेंटेज। अगर हम मास बाय मास परसेंट की बात करते हैं, सोल्यूशन का भी मास है, यानी कि 100 ग्राम सोल्यूशन है और उसके अंदर तुमने कितना ग्राम ऑफ सोल्यूट डाला है। तो अगर मैम
इसका हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो मास बाय मास परसेंटेज विल इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट, आपके सल्यूट का मास कितना ग्राम्स के अंदर, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो भी आपको ग्राम्स में चाहिए और आपको करना पड़ेगा। सिंपल फॉर्मूला एंड दैट इज हाउ यू विल डू इट। अब नेक्स्ट हमसे पूछता है कि मैम इसकी रीड कैसे करना होता है। तो रीड मान लो 10% मास बाय मास बोल, इसका मतलब है एक्वस NaOH। तो इस बार मैम हम कह सकते हैं कि 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन। बेटा इस बार आपको पता है कि NaOH आपका सोल्यूट है और एक्वस बोला है तो सॉल्वेंट आपका वाटर है। तो अगर तुमसे कोई बोल दे मास ऑफ सॉल्वेंट, इस बार हमें पता है मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर है, तो वो क्या होगा मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूशन का मास कितना है 100, सोल्यूट का मास भी दिया हुआ है 10, तो 90 ग्राम। इस वाले केस में हम मास भी सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं। तो दैट इज हाउ विल, कोई इशू नहीं है, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तुम्हें समझ में आ गया होगा सोल्यूट की वॉल्यूम मिलीलीटर्स में, वॉल्यूम आपके सॉल्यूशन की मिलीलीटर का मतलब है मान लो तुम्हारे 100 मिलीलीटर है तो उसमें तुमने कितना मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट। तो अगर मैम इसका फॉर्मूला लिखें तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ मिलीलीटर्स में, तो डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर्स में, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100। तो इसका मतलब ये हो जाएगा मैम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, हाँ ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इसको रीड करना आ जाए तो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस NaOH, सॉल्वेंट वाटर है, सोल्यूट NaOH, सोल्यूशन दोनों का मिक्सचर है। 10 मिलीलीटर्स ऑफ सोल्यूट NaOH इज 100 मिलीलीटर। तुम सॉल्वेंट की वॉल्यूम भी निकाल सकते हो बट उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है। चलिए बेहतरीन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओ एक सेकेंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर PPM। PPM का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। PPM का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितनी कोई चीज है, जो तुम परसेंट निकाल रहे थे। बेटा एक बात याद रखना, अगर परसेंट लिखा है तो यानी कि हम आउट ऑफ 100 निकाल, 100 में से कोई चीज नहीं। अगर कभी भी पर मिलियन लिखा है इसका मतलब है हम आउट ऑफ 1 मिलियन यानी कि 10 पावर 6 आ गए। और अगर कभी लिखा हुआ है पर बिलियन तो इसका मतलब है आउट ऑफ 10 की पावर, हम 10 की पावर 9 में से कोई चीज निकाल रहे। तो फॉर्मूला बिल्कुल वो का वही होता है जो तुमने पढ़ा है, ठीक है। मतलब कि अगर हम ये बोल दें कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, इस बार ये 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन और इसके अंदर कितना ग्राम ऑफ सोल्यूट मैंने डाला है, तो फॉर्मूला सिमिलर सा ही है। PPM विल बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, फिर से ग्राम्स के अंदर चाहिए, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। इस बार बस पर मिलियन है, पर सेंट नहीं है, तो यहाँ पे 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर, सब कुछ सेम रहेगा। इसका मतलब है अगर मैम मेरे को ऐसा बोला होता 10 PPM एक्वस NaOH सोल्यूट, इसका क्या मतलब होता, इसका मतलब होता 10 ग्राम सोल्यूट है मतलब NaOH है, इसमें 10 की पावर 6 ग्राम, इसका मतलब ये हो जाता, ठीक है, परफेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है PPB। PPB भी सिमिलर ग्राउंड्स पे ही होगा मेरे बेटे। मान लो तुम्हारे पास में एक कंटेनर है और 10 की पावर 9 ग्राम, ठीक है, सोल्यूशन, उसके अंदर तुमने कितना ग्राम ऑफ सोल्यूट डाला है वो तुम्हारा PPB होगा, 1 बिलियन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फॉर्मूला PPB का क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम्स के अंदर, एक सेकेंड, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम्स के अंदर तो डिवाइड कर दिया मास ऑफ सोल्यूशन
और उसको 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करना और ये होगा। लेट्स से कि मैम 10 ppb aqueous NaOH सोल्यूशन, तो इसका क्या मतलब होगा that I have 10 grams of solute in 10 की पावर 9 grams of, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल वही चीजें जो ऑलरेडी तुम पढ़ चुके, ठीक है, वेरी गुड, तो दैट्स हाउ यू विल। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज है, हमने जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं उन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के इंटर कन्वर्जन वाले, तो ये तो प्रैक्टिस होती है, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपस में उनको इंटरचेंज करोगे, एक साइड लिखो जो तुम्हें गिवन वैल्यू है, एक साइड लिखो जो तुम्हें फाइंड आउट करना है, माय डियर स्टूडेंट्स आप डेफिनेटली अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन है वो बाय कर सकते हैं। अभी ये बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा है, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा है। कोड आपको यूज करना है AC5, ठीक है, ये यूज करोगे तो आप मेरे एक्सक्लूसिव मेंटरशिप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, और जो सारे लिंक्स हैं इसके वो आपको नीचे पिन किए हुए हैं लिंक्स, सो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। मैंने कोशिश करी है कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज करा दूं। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन क्या इसने आपको हेल्प किया या नहीं, एंड आप जो भी बताना चाहें, बिकॉज योर कमेंट्स आर माय मोटिवेशन। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही मैं बाकी के सारे चैप्टर्स के भी कॉन्सेप्ट चार्ट आपके लिए आती रहूंगी ताकि आपको हेल्प मिले। इसके अलावा मेरे बच्चे, अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच रहा है तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, अभी लोएस्ट प्राइस पे चल रहा है, सो यू कैन यूज कोड AC5 एंड यू कैन फॉर योर प्लस का सब्सक्रिप्शन। ओके, यस, तो यप, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की क्लास में सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, आई एम हियर। मैम आर यू यूजिंग iPhone 17 Pro Max? बेटा इतनी अमीर मैं नहीं हूं, इतनी अमीर मैं नहीं हूं, ठीक है, ऐसा तुम्हें लगता है तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दैट वाओ, बच्चों को लगता है कि अनुष्का मैम बहुत अमीर है, iPhone 17 Pro Max यूज कर रही हैं, बट नहीं बेटा, काफी दुख के साथ तुम्हें ये बताना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं है। हम वही अपने 13-14 वाले लोग हैं, तो हमारा तो iPhone 13 Pro Max है, हम उससे ऊपर अभी उठ ही नहीं पाए, ठीक है, हम 13 Pro Max लेके बहुत खुश हैं और मेरा फोन बहुत अच्छा चल रहा है तो मुझे चेंज भी नहीं करना, ठीक है, यस, ओके, थैंक यू बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सॉर्टेड है, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है, दिक्कत ही नहीं है। अरे भाई इतना अच्छा पढ़ा दिया मैंने, हैं, इतना अच्छा पढ़ा दिया मैंने कि कोई टेंशन ही नहीं रही। मैम नीट में टाइम कैसे मैनेज कर? बेटा टाइम मैनेज करने के लिए आपको अपना एक टाइम टेबल, अगर तुम टाइम टेबल नहीं बनाओगे, अगर तुम पहले दिन रात को ये सोच के नहीं सोओगे कि कल मुझे क्या क्या चीजें करनी है, तो तुम पूरा दिन मेहनत भी करोगे और तुम्हें ऐसा लगेगा कि टाइम इज, आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी ट्रू। आप डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल भी नहीं, मतलब ऐसे नहीं कह रही कि सुबह 6 बजे उठूंगा, 7 बजे ब्रेकफास्ट करूंगा, ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ। आज जैसे कल का प्लान, आज रात को सोने से पहले टू डू लिस्ट कहते हैं ना जिसको, टू डू लिस्ट बना लो या टास्क शीट बना लो, मतलब टाइम टेबल नहीं टास्क शीट बोल दे। कल के टास्क खुद को डिफाइन कर लो कि कल मुझे क्या क्या करना है, वो पहले दिन आपको डिसाइड कर लेना है कि कल मुझे केमिस्ट्री के 2 चैप्टर करने ही करने हैं, रिवाइज ही तो कर रहे हो इस टाइम पे, फिजिक्स का 1 चैप्टर करना है, बायो का 1.5 चैप्टर करना है, 2 करना है, जो भी है तुम्हारा टास्क बना लो, और कौन से चैप्टर करने हैं वो भी टास्क बना लो, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो भी टास्क बना लो। तो जब टास्क बना के करोगे ना, पहले ही तुम्हें पता होगा कि आज के दिन में मुझे क्या क्या करना है, तो वो सब चीजें जल्दी जल्दी होंगी। यस, थैंक यू बेटा। मैम बोर्ड के एग्जाम है क्या करूं? बेटा बोर्ड के एग्जाम को ऐसा इतना हाउ हल्ला क्यों बनाया, क्यों इतना डरना है उससे? बोर्ड के एग्जाम्स हैं, जरूर देने हैं और बहुत अच्छे से देने हैं, तो तुम्हें अपनी तैयारी तो तुमने करी है, क्लास 12 तो तुमने पढ़ी है ना, तो तुम बोर्ड्स बहुत अच्छे से दो, पॉइंट्स में आंसर्स लिखो, जो चीजें पूछ रही हैं उसको पूरा मैकेनिज्म से भर भर के दो, पॉइंटों में आंसर लिखो, जहां डायग्राम फ्लो चार्ट की जरूरत है वहां फ्लो चार्ट डायग्राम बनाओ। बोर्ड तक क्लास 12 पर फोकस करो, जैसे ही बोर्ड खत्म होगा क्लास 11th को रिवाइज कर लेना। और मैं तुम्हें बता रही हूँ
बहुत सारे बच्चे क्लास 12th के साथ नीट निकालते हैं। एक जो मैंने कॉमन गलती देखी है बच्चों में वो यही है कि वो माइंडसेट उनका ऐसा हो गया है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई अभी तो मैं क्लास 12th के साथ कर रहा हूं, तो क्या हुआ अगर मैं अच्छे से तैयारी नहीं कर रहा, मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, इट्स फाइन, अभी तो मैं क्लास 12th में ही हूँ, कौन सा मेरा ड्रॉप ईयर है, ठीक है, तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं ड्रॉप लूंगा। मैंने ऐसा सुना है बच्चों को बोलते हो कि मैम अभी तो मैं क्लास 12th में हूँ। नहीं बेटा, बहुत सारे बच्चे क्लास 12th के साथ ही निकाल देते हैं, तो इसीलिए तुमको ऐसा नहीं सोचना है, तुम्हें पॉजिटिव रहना है, ये बहुत ही गलत माइंडसेट है। अरे बहुत बार तो ड्रॉपर स्टूडेंट्स भी, ये तो मेरा फर्स्ट ड्रॉप है, अभी तो मैं सीख रहा हूं। अरे भाई, फर्स्ट ड्रॉप इज अ वेरी बिग थिंग, प्रेशर होता है, तो ये माइंडसेट बिल्कुल नहीं रखना है, जो है उसमें अपना बेस्ट देना है, और जितना जल्दी क्लियर कर दो उतना अच्छा है बेटा। तो दिस इज वेरी रॉन्ग जो माइंडसेट आजकल बच्चे लेके चल, ठीक है। मैम प्लीज टेक माय नेम, शिनचैन का नाम लू मैं? तुम्हारा नाम शिनचैन तो नहीं है ना? हाँ ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, कल की क्लासेस के लिंक्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे, और कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू ब्रिंग द सॉल्यूशन टू यू। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर बेटा, गुड नाइट, बाय बाय बाय।